बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। जैसे इसके पहले वाली जो वीडियो थी हमने ब्लॉगिंग के बारे में बात की, हम इसमें बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो सबसे पहले हमारे हमारे लिए ये चीज़ जाननी बहुत जरूरी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। Search engine optimization is the process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or a web page। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है जिसकी वजह से हम जो हमारे ट्रैफिक आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। और एसईओ से मोस्टली हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो जो कि हमें किसी को पे करने के लिए नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल एड्स चलाते हैं, उससे जो ट्रैफिक आता है वो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, क्योंकि वो हम पे करके लेके आते हैं। ठीक है, तो इसका एक और जो एडवांटेज ये है कि हमें नेचुरल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन। बट हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? तो ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मोस्टली दो टाइप का होता है, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज वो होता है जो कि हम अपने ब्लॉग पे एसईओ टेक्निक्स यूज करके हम अचीव करते हैं। और बैकलिंक्स ऑफ पेज होता है बैकलिंक्स के जरिए। तो बैकलिंक्स क्या होते हैं? ये फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉगर है, ठीक है, उसने आपका वेबसाइट का लिंक या आपका कोई आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट उसने लिंक कर दिया अपने किसी आर्टिकल पे, तो जब उसको क्लिक करके लोग उस ब्लॉगर की वेबसाइट से आपकी वेबसाइट या ब्लॉग तक जाएंगे, उस चीज़ को बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लॉगर है, ठीक है, उसने ब्लॉगर जिसका नाम है ब्लॉगर ए, ठीक है, उसने अपने ब्लॉग पे आपका जो लिंक है उसने शो कर दिया। उसको क्लिक करके जब कोई भी कस्टमर या कोई भी ऑडियंस उस ब्लॉगर की आपके वेबसाइट या ब्लॉग पे जाएगी, तो उसे बैकलिंकिंग कहते हैं। और जो लिंक होता है उसको बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ की बात। तो अब हम डिटेल में इस वीडियो में ऑन पेज एसईओ की बात करेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस में हम बैकलिंक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम जब बैकलिंक्स की बात करेंगे तो मैं अपने होस्टिंगर वेब होस्टिंग में जाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको लेके जाऊंगा अपने एक आर्टिकल की तरफ। तो एक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि अगर आप ऑन पेज एसईओ करना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो टूल आप यूज़ कर सकते हो वो है वर्डप्रेस में, वो है योस्ट एसईओ। तो योस्ट एसईओ क्या होता है कि वो आपको अपने पूरे एसईओ को अचीव करने में या एसईओ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा आप योस्ट एसईओ कैसे डाउनलोड कर सकते हो और वो दिखता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने एक ब्लॉग की तरफ लेके जाऊंगा, और फिर मैं आपको यू नो एक ओवरव्यू दे दूंगा कि आप एक एसईओ टेक्निक्स अपनी कैसे यूज़ कर सकते हो किसी भी ब्लॉग में। और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट एसईओ एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने के लिए, तो ये आ गया। तो अगर आपको योस्ट एसईओ देखिए, मैंने तो पहले डाउनलोड किया, बट अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्लगइन्स में जाके आप ऐड न्यू में जाइए। ठीक है, आप ऐड न्यू में जाइए और यहाँ पे आप जाइए और कीजिए योस्ट एसईओ। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मेरा तो एक्टिव है, यहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब मैं अपनी पोस्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे देखो व्हाट आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर बियर ग्रोथ इन इंडिया, तो इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो है मेरा, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है ये। तो जब आप ब्लॉग पोस्ट अपना खोलोगे तो साइड में यहाँ पे आपको एसईओ के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रीडेबिलिटी एनालिसिस जिसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया, और दूसरा है एसईओ एनालिसिस। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ठीक से अप्लाई करने हैं अपने इस ब्लॉग में, ताकि आपका ऑन पेज एसईओ एकदम ठीक हो। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है आउटबाउंड लिंक्स। ठीक है, तो ये एसईओ एनालिसिस है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आउटबाउंड लिंक्स। तो आउटबाउंड लिंक्स ये बैकलिंक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स में क्या करता है, कोई आपके ब्लॉग को लिंक करता है। ठीक है, अगर कोई ब्लॉगर आता है, ठीक है, अगर कोई ब्लॉगर है उसने आपके पेज को लिंक किया अपनी वेबसाइट पे, तो उसको क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट की तरफ आएंगे। बट ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये आउटबाउंड लिंक्स कौन से लिंक्स होते हैं? जबकि आप किसी और के ब्लॉग या वेबसाइट या आर्टिकल को
आप अपने आर्टिकल में दिखाते हो और लोग आपकी वेबसाइट से दूसरे की वेबसाइट या ब्लॉग में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये मैं पूरा आपको क्लियरली बता दूं कि ये किसी का ब्लॉग या आर्टिकल नहीं है, ये आउटबाउंड लिंक। मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं प्रीव्यू न्यू टैप करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आउटबाउंड लिंक्स जब आप क्लिक करते हो किसी और के ब्लॉग या आर्टिकल की तरफ जाते हो, बट ये सिर्फ मैं आपको सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखिए ये मेरी वेबसाइट है, तो जब मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं किसी और वेबसाइट में चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज है मेरे लिंक्स में जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे जाऊँगा तो ये तो क्लिक नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे आ जाऊँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कोई आउटबाउंड लिंक्स को यूज़ करता हो तो वो किसी और के ब्लॉग में या वेबसाइट में या आर्टिकल में ही जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको फॉर सेक ऑफ एग्जांपल एक चीज़ बताई है, ठीक है। दूसरी चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है वो क्या है, वो है इमेजेस। तो आपको अपनी जो आर्टिकल या ब्लॉग है उसमें आपको इमेजेस भी यूज़ करनी है, ठीक है। उसमें आपको इमेजेस भी यूज़ करनी, तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके मैं आपको अभी बता देता हूँ आप इमेजेस कैसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे आइए अपने आर्टिकल के एंड में, तो मैं इसको स्विच टू ड्राफ्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है। इस पोस्ट वांटेड टू ड्राफ्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आगे आप यहाँ पे इमेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपलोड कर सकते हो, अपनी मीडिया लाइब्रेरी से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते, अपलोड करना चाहते हो आप अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इमेजेस आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी वेब ब्लॉग में, ठीक है। अगला जो है वो है इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक कौन से होते हैं, वो लिंक्स जो कि जैसे आउटबाउंड लिंक्स होते हैं आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट में जाना। इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं, जिसमें कि आप ऐसे लिंक्स इंट्रोड्यूस करें अपनी ब्लॉग में आर्टिकल में जो कि आपके ही वेबसाइट की तरफ लोगों को गाइड करें, ठीक है। आपके किसी और ब्लॉग की तरफ लोगों को गाइड करें। जैसे ये मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो लिंक है ये एक इंटरनल लिंक है, क्योंकि ये मुझे अब मेरे ही किसी और आर्टिकल में गाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं प्रीव्यू करूँगा एक और बार, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये मेरा एक दूसरा लिंक है, ठीक है, जिसको कि मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, ठीक है। बट आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि आप एक लिंक को एज इट इज़ डालने की जगह आप एक एंकर टेक्स्ट डाल दीजिएगा अपने ब्लॉग में। एंकर टेक्स्ट क्या होता है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने लिंक डाला हुआ है आप एक एंकर टेक्स्ट डाल दीजिएगा। उससे क्या होता है कि एक जो यूज़र होता है या कोई ऑडियंस होती है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है आपके इंटरनल लिंक को समझना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंकर टेक्स्ट, तो एंकर टेक्स्ट जैसे मैंने एक एज इट इज़ लिंक डाल दिया था, वो सिर्फ मैंने एक आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए डाला था। तो एंकर टेक्स्ट होता है कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो किसी और ब्लॉग में चला जाएगा, इस वेबसाइट जो इस वेबसाइट का ओनर है उसकी किसी और ब्लॉग में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वो SERP के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे एक उन्होंने एंकर टेक्स्ट छोड़ा हुआ है, एक इंटरनल लिंक छोड़ा है जिसपे कि जब वो क्लिक करेंगे तो वो उनके किसी और पेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई इंटरनल लिंक्स की बात। अब अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी की फ्रेज की, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक इससे पहली वाली वीडियो में बताया कि हमें कैसे एक अच्छा की फ्रेज या कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो एक कीवर्ड है वो अपने इंट्रोडक्शन में भी यूज़ करें। मेक श्योर कीजिए कि आप पहले ही लाइन या दूसरी लाइन में ही अपना की फ्रेज या कीवर्ड यूज़ करें,
कीवर्ड या की फ्रेज यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको भी बताता हूँ। तो आप इससे अगला पॉइंट था की फ्रेज को अब इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है और की फ्रेज की डेंसिटी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर आर्टिकल की जितनी या ब्लॉग की जितनी लेंथ होती है उसके हिसाब से आपको की फ्रेज या कीवर्ड भी यूज़ करना पड़ता है अपने आर्टिकल या ब्लॉग में। तो यहाँ पे मुझे 6 टाइम्स यूज़ करना था तो मैंने 6 टाइम्स किया है, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके वर्ड लेंथ कितनी है, आपको उतने ही कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं अपने आर्टिकल या ब्लॉग में। बट एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका जो की फ्रेज या की वर्ड है वो जबरदस्ती हमने फॉर द सेक ऑफ एसईओ हमने डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा स्मूथ लगना चाहिए कि जब कोई रीडर आपके आर्टिकल या ब्लॉग को पढ़े पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ऐसा ही लगना चाहिए कि आपने बार बार एक वर्ड यूज़ किया है, ऐसा लोगों को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी फेड अप हो जाते हैं एक ही वर्ड बार बार देख के या उसको पढ़ के, ठीक है। उसके बाद है की फ्रेज लेंथ। तो की फ्रेज की लेंथ भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मोस्टली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे होते हैं, ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर बियर्ड ग्रोथ। तो ये एक हम क्या कह सकते हैं, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। और इसकी लेंथ भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैंने देखी यहाँ पे इसको हेडिंग में भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मेक श्योर कीजिए कि आपका जो एक की फ्रेज है, कीवर्ड है, वो आपकी हेडिंग में भी हो, इंट्रोडक्शन और हेडिंग दोनों में ही हो, ठीक है। उससे आपके एसईओ के चांसेस अच्छे और में और बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आप जो की फ्रेज है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कीजिए। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। तो देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये, जैसे आप कभी भी आप गूगल सर्च करते हो तो आप किसी वेबसाइट के नीचे देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नीचे नजर आएगा कि इन टूडेज डे एंड एज, ऐसा एक समरी आपको एक पूरे ब्लॉग की नजर आएगी, तो उसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप इसमें भी बहुत एक कीवर्ड डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगला है की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। तो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ मोस्टली एट मोस्ट आई थिंक 150 टू 160 वर्ड्स होती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो की फ्रेज जो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ है वो आप उतनी ही रखें, 150 टू 160 ही रखें, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है की फ्रेज इन टाइटल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और टेक्स्ट लेंथ की अगर हम बात करें तो आप हमेशा ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो टेक्स्ट लेंथ है वो 1000 वर्ड्स तक हो, ठीक है। मोस्टली तो 300 वर्ड्स तक सफिशिएंट होती है किसी भी आर्टिकल ब्लॉग के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि गूगल आपका जो ब्लॉग है उसको जल्दी क्रॉल करे तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो टेक्स्ट लेंथ है वो 1000 वर्ड्स हो या 1000 वर्ड से ऊपर हो, क्योंकि उससे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपकी जो वेबसाइट को जल्दी रैंक कराने में, ठीक है। एसईओ टाइटल विड्थ, तो जो टाइटल की विड्थ है वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो टाइटल कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो मेरी जो टाइटल है उसकी भी विड्थ बिल्कुल ठीक है, और जो मैंने इसमें एसईओ के लिए की फ्रेज यूज़ किया है उसकी भी लेंथ बिल्कुल ठीक है। तो एसईओ टाइटल भी बिल्कुल जिसकी लेंथ है वो ठीक है, ठीक है। और अगली चीज़ है की फ्रेज इन स्लग। तो स्लग क्या होता है कि वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्लग स्लग होता है कि देखिए एक एक जो डोमेन नेम होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उसका ही एक पार्ट होता है स्लग, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक डोमेन नेम है पूरा, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है, ये पूरा डोमेन नेम हमें दिया हुआ है। इस पूरी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट ये वाला जो लास्ट पार्ट है ये होता है स्लग। ये वो पार्ट होता है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं और हम इसको अपने हिसाब से एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मोस्टली ये कोशिश कीजिए कि जो की फ्रेज है जो आपका स्लग है उसमें हमेशा आपका की फ्रेज ज़रूर हो, ठीक है। तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। देखिए स्लग है तो यहाँ पे जाके आप स्लग को चेंज कर सकते हो और जैसा आप चाहते हो वैसा आप यहाँ पे स्लग लिख सकते हो। जैसे मेरा जो की फ्रेज था बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर बियर्ड ग्रोथ है, तो मैंने यहाँ पे वही की फ्रेज यूज़ किया हुआ है, ठीक है, स्लग में डालने के लिए। और ऐसा ही मेटा डिस्क्रिप्शन है, देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने अपना
क्या कहते हैं, जो कीवर्ड है, की फ्रेज है, उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ऑन पेज एसईओ का। तो अब हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले जाएंगे। इसके लिए मैंने एक पूरी स्लाइड बनाई हुई है पावर पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जाऊँगा हाउ टू राइट टाइटल इन ब्लॉग। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि हम एक ब्लॉग के टाइटल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो एक कीवर्ड है उसको अर्ली यूज़ कीजिए। ठीक है, जो अपना टाइटल है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड बहुत पहले ही यूज़ कर लिया। ठीक है, और मोस्टली आप यही कोशिश करें कि जो कीवर्ड है उसको पहले 30% में ही आप यूज़ करें। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 10 वर्ड्स हैं। मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि आप थर्ड वर्ड पर ही अपना कीवर्ड यूज़ कर लीजिए। ठीक है, मैंने फोर्थ पे यूज़ किया, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट मोस्टली आप 30% ऑफ द सेंटेंस पे पहुँच के अपना कीवर्ड यूज़ कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, टाइटल को दूसरे आप लेंथ 20 to 50 वर्ड्स रखें। ठीक है, शॉर्ट भी आप रख सकते हो। और जितनी स्पेस है कई बार होता है कि आप गूगल सर्च रिजल्ट्स में जाते हो, आप बहुत सारे ऐसे वेब पेज या ब्लॉग्स देखते हो जहाँ पे कि जो टाइटल है वो एक्सीड कर जाता है स्पेस को, और उसके बाद एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद एक डॉट से नजर 3 डॉट से नजर आने लग जाते हैं आपको ऐसे। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका टाइटल है तो वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती, इसलिए गूगल वहाँ पे ऐसे डॉट्स लगा देता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका टाइटल इतना बड़ा ना हो कि वो जो स्पेस ही है सर्च रिजल्ट्स की उसको ही एक्सीड कर जाए। हमेशा आप ऐसे वर्ड्स यूज, जैसे गेट हो गया, टेक, बूस्ट, लर्न, ये कुछ कॉल टू एक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यू नो एक तो एसईओ भी ड्राइव करते हैं आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे, और लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट की तरफ। और आप हमेशा जो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपकी वेबसाइट में 4 या 5 या 10 ब्लॉग हैं, उनमें सबका टाइटल डिफरेंट हो, किसी का टाइटल सेम ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गई। दूसरी बात यह कि हम बात करेंगे अब कि हमें किस टाइप के वर्ड्स यूज करने चाहिए एक टाइटल में। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम कोई टाइटल या कोई ब्लॉग लिखते हैं, हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव हर एक चीज में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किसमें हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, किसी में हम अपना जो एक कंटेंट है उसको शेयर करवाना चाहते हैं। ठीक है, किसी में हम जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट निच के हिसाब से हमारी जो यू नो वर्ड्स यूज करना होता है वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ब्लॉग के जरिए कुछ इमोशन इवोक करना चाहते हो तो आप इंस्पायर, एम्बिशियस, बोल्ड, डेयरिंग ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। अगर आप एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो ऑनलाइन तो आप जॉइन, कनेक्ट, टीम सपोर्ट ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहते हो। अगर आप पर्सुएसिव कंटेंट लिखना चाहते हो, पर्सुएसिव कंटेंट कौन सा होता है कि जैसे आपने कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोग आपका आर्टिकल पढ़ के आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे। तो अगर आप उसको पर्सुएसिव कंटेंट करना है, ठीक है, अपने ऑडियंस को पर्सुएट करना, तो आप फ्री, यू, बिकॉज न्यू ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो अपने टाइटल में। ठीक है, उसके बाद अगर आप शेयरेबल कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप प्रमोट, डिस्कवर, इंक्रीज, क्रिएट ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट है वो लिमिटेड इन सप्लाई है, ठीक है, तो आप जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि हरी नाउ, लिमिटेड ऑफर, ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अर्न ट्रस्ट, किसी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी का ट्रस्ट अर्न करना चाहते हो तो आप ये सारे वर्ड, सर्टिफाइड, प्रूवन, सिक्योर, रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे गूगल के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, और वो एल्गोरिदम ये जज करते हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो ऐसा ही एक एल्गोरिदम जो गूगल का है वो है पैंडा एल्गोरिदम, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी एल्गोरिदम है। ठीक है, क्योंकि ये वो एल्गोरिदम है जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स को स्कोर्स देता है। ठीक है, और ये एक रैंकिंग फैक्टर भी होता है, बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर भी होता है किसी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। ठीक है, तो इसको 2016 में परमानेंटली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था गूगल के द्वारा। ठीक है, तो मोस्टली पैंडा एल्गोरिदम ये चेक करता है कि कहीं आपने कोई कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं की अपने
जो मेन चीज़ों का ध्यान जो पेंटा एल्गोरिथम रखता है वो इस चीज़ का रखता है कि क्या आपने कोई कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका कीवर्ड हो वो हमेशा ऐसे लगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे उसकी ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि आपने कीवर्ड बस डालते जा रहे हो ताकि बस आपको एसईओ मिलता है, ऐसे नहीं। आपको बहुत स्मूथली ऐसे कीवर्ड लोगों को लगना चाहिए कि अगर वो कुछ आपके, अगर वो एक लाइन पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपका कीवर्ड है, उनको ऐसे लगना चाहिए उस वर्ड की वहाँ पे ज़रूरत है। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने ज़बरदस्ती उसको वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। और आपका जो और अगर आपने किसका डुप्लीकेट कंटेंट भी डाला है, मतलब किसी कॉपी का कंटेंट डाला हुआ, उस पर भी पेंटा एल्गोरिथम नज़र रखता है। तो पेंटा एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर कि आप अपना एक जिससे हम क्या कहते हैं, जिस बिफोर आपका जो पेज है वो रैंक कर जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत आप ध्यान से समझिए। अगली चीज़ है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन 150 to 60 वर्ड्स का हो, कीवर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है। और आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो पूरी एक समरी दे दे, कि आपका आर्टिकल किस बारे में है या आपका ब्लॉग किस बारे में। कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो आप यूआरएल में। और आप अपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए, हार्ड वोकेबलरी यूज़ मत कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें जो आपने लैंग्वेज यूज़ की है वो बिल्कुल ईजी हो, ठीक है। अगली चीज़ है टाइटल टैग्स। तो टाइटल के टैग्स क्या होते हैं कि आपके ब्लॉग में या वर्डप्रेस में आपको एक ऑप्शन दी जाती है अपनी टाइटल को हाईलाइट करने या सब हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए। उसके लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो ये टैग्स मोस्टली 6 टाइप्स के होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 और H2 सबसे ज़्यादा यूज्ड है। H1 में मोस्टली हम क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाला जो है, जो टाइटल हमने लिखा है ये हमने H1 टैग में लिखा है, ठीक है। तो अपना टाइटल H1 टैग में लिखने का क्या मेन एडवांटेज है, तो इसका ये मेन एडवांटेज है कि इसमें आप एसईओ ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव कर सकते हो और ट्रैफिक भी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव कर सकते हो। और अगर आपने H1 टैग यूज़ किया है तो हो सकता है कि जो गूगल है वो आपके पेज को जल्दी से जल्दी रैंक भी करवा सकता है। और ऐसे ही ये हमने सब हेडिंग दी हुई है, ठीक है। तो देखिए मैंने सब हेडिंग्स में H2 चीज़ यूज़ की हुई है, ठीक है। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आई थिंक जो टैग होता है वो H1 आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे सब हेडिंग में आपको ऐड करना होता है। जैसे ये दूसरी देखिए सब हेडिंग है, आई थिंक ये मैंने थोड़ा ज़्यादा, इसमें ही मैंने H2 यूज़ की हुई है। अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, H1, H2, H3, H5, H6 आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने ड्राफ्ट सेव कर लिया था, तो ये पब्लिश हो गया है, ठीक है। तो टैग्स का ये एडवांटेज होता है, ठीक है। तो H1 टाइटल टैग के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। H1 हेडलाइन टैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑन योर पेज, यू प्रॉब्ली वांटेड टू, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी टाइटल को हेडलाइन करता है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सम पीपल थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू इंक्लूड कीवर्ड्स इन योर H1 हेडिंग, बट दैट्स नॉट नेसेसरी ट्रू। ट्राई यूजिंग अ कीफ्रेज दैट मेक सेंस विद योर आर्टिकल। तो हमेशा ही अगर आप कोई H1 हेडिंग, आप कोई टाइटल लिख रहे हो, आप उसको ऑब्वियसली H1 हेडिंग में लिखोगे, तो हमेशा ही आपका की फ्रेज ऐसा होना चाहिए जो कि आपके आर्टिकल से मैच करे, ठीक है। और हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका जो H1 जो हेडिंग है वो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। 40 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में अपना H1 टाइटल को रखिए, ठीक है। अब हम बात करें कि एक H1 टैग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो एक H1 टैग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके टाइटल, जो आर्टिकल के टाइटल होता है उसको हाईलाइट करता है और आपको ये चीज़ बताता है कि आपका जो पूरा एक आर्टिकल या ब्लॉग हो किसके बारे में। क्योंकि अगर आप सोचें कि एक टाइटल क्या बताता है, आपके पूरे एक समरी बताता है आपके आर्टिकल या ब्लॉग की, तो इसलिए H1 टैग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पूरी एक आर्टिकल की टाइटल को हाईलाइट करता है और टाइटल क्या बताता है, पूरे आर्टिकल की समरी या ब्लॉग की समरी को, ठीक है। और H1 हेडिंग्स बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और H1 हेडिंग ऐसी हो कि वो डिस्क्रिप्टिव हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो ये बताए कि आपका आर्टिकल किस बारे में। और आप मे बी मेक श्योर कीजिए, इस पहले बताया मैंने आपको कि आप उसमें कीवर्ड और की फ्रेज ज़रूर इंक्लूड करें। ऐसे ही हमारे H2 टाइटल टैग्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इनको सब हेडिंग्स में यूज़ करते हो,
सब हेडिंग्स क्या होता है कि कई बार आपका आर्टिकल 1000 वर्ड्स का हो जाता है, तो आप उसको बिल्कुल एज इट इज़ नहीं लिख सकते, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांटना पड़ता है और उसके लिए आपको सब हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल काफ़ी लंबा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सब हेडिंग यूज़ की है, देखिए। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो आपको सब हेडिंग्स यूज़ करनी पड़ती है और उन सब हेडिंग्स को लिखने के लिए आप H2 टाइटल यूज़ करते हो। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स में भी यही है कि इनको हम H2 टाइटल्स टैग्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और H2 टैग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये पहले तो जो रीडर होता है उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और H2 टैग्स में क्या होता है कि ये जो आपका यूज़र होता है या आपका जो कस्टमर होता है उसकी अटेंशन ड्रैग करता है टुवर्ड्स योर आर्टिकल, क्योंकि मोस्टली जब H2 टैग हम यूज़ करें सब हेडिंग में तो कोई नया टॉपिक शुरू होने वाला होता है, या तो उसके नीचे कोई नई इन्फॉर्मेशन दी होती है या कोई इमेज। ठीक है, तो सब हेडिंग्स में भी आप कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा सब हेडिंग्स हो सकें उतने यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी एसईओ टेक्निक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जो ज़्यादा से लोगों को अपने ब्लॉग की तरफ अट्रैक्ट करने का। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिक कंटेंट की। ठीक है, तो आप हमेशा, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि आप हमेशा यूनिक कंटेंट पब्लिश कीजिए। यूनिक कंटेंट वो कंटेंट जो कि दूसरों के कंटेंट से डिफरेंट है, दूसरों के कंटेंट से कॉपीड नहीं है। ठीक है, तो आप नया एक पब्लिक कंटेंट कैसे पब्लिश कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ आप ये कीजिए कि ऐसा कंटेंट आप पब्लिश कीजिए जो कि गूगल में कहीं नहीं है। ठीक है, आप किसी नई टिप या स्ट्रैटेजी के बारे में अपनी ऑडियंस को बता सकते हो, किसी नई केस स्टडी के बारे में, या आप एक नया डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आप ऐसे सोर्सेज यूज़ कर सकते हो जो कि आज तक किसी ने यूज़ नहीं किए हों। ठीक है, और तो ये चीज़ तो हो गई आप एक यूनिक कंटेंट कैसे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि टाइटल टैग्स विद क्वेश्चंस। आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप ये जो आपका टाइटल है ना, ये वाला, ये जो आपका टाइटल है, आप हमेशा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा, बट जहाँ पे नेसेसरी हो आप वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये भी एक एसईओ टेक्निक है जिसमें कि देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव होता है जब आप कोई क्वेश्चन टैग यूज़ करते हो आपने ब्लॉग के टाइटल में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको उसमें एग्जांपल एक दे दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट आर बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ बियर्ड ग्रोथ इन इंडिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, व्हाट आर नो फॉलोइंग्स, हाउ आर दे यूजफुल। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइट क्वेश्चन मार्क्स यूज़ कीजिए अपने टाइटल टैग्स में। अगली चीज़ है कीवर्ड और क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ की, अगर आपको एक अच्छा कीवर्ड चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्वेरी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेरी क्या होता है? क्वेरी होता है कि देखिए, कीवर्ड कोई जो चूज़ करता है वो चूज़ करता है मार्केटर। मार्केटर वो जो कि ब्लॉग लिखता है जिसको अपना प्रोडक्ट को सेल करना है। क्वेरी जो टाइप करता है वो करता है यूज़र। यूज़र कौन? जो जिसको कि कोई प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो कौन सी, तो क्या क्वेरी है जो कि तो क्वेरी कौन क्या टाइप कर रहा है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे देखिए, ये हमने कीवर्ड चूज़ किया है ब्लू जीन्स, बट क्वेरी यहाँ पे जो टाइप हो रही है थ्रू अ यूज़र वो क्या है? ब्रांड ब्लू जीन्स, बाय ब्लू जीन्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड और क्वेरी का एक डिफरेंस है कि कीवर्ड को चूज़ करता है एक यूज़र, सॉरी, कीवर्ड को चूज़ करता है एक मार्केटर और क्वेरीज को चूज़ करता है एक यूज़र। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको क्वेरी समझ में आ गई तो आपके लिए कीवर्ड्स चूज़ करना ही बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छे ब्लॉगर जो होता है उसकी सक्सेस का राज क्या होता है? तो सक्सेस का राज उनका ये होता है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर कीवर्ड्स, जो अच्छे ब्लॉगर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं क्वेरीज के बारे में। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि आप गूगल सर्च कंसोल में जाइए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ आपको आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और टाइप करेंगे गूगल सर्च कंसोल। आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कनेक्ट कर सकते हो वो मैंने आपको आगे आने वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, आप ऐसे जाके, तो मैं अपने अकाउंट में जाऊँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो डोमेन नेम है उसको टाइप करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाके देखिए, यहाँ पे क्वेरीज दी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्वेरीज है जो कि मेरे कीवर्ड के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप क्वेरीज देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सी क्वेरीज यूजर ने टाइप की है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जो कीवर्ड है वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको क्वेरी पता लगी तो आप उसके हिसाब से अपना जो कीवर्ड है उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मैंने बताया हुआ है। अब पहले इसको गूगल वेब मास्टर टूल बोलते थे, गूगल सर्च कंसोल को, बट अब इसको सर्च कंसोल बोलते हैं। और गूगल सर्च कंसोल के साथ आप अपनी वेबसाइट को ज़रूर अटैच कीजिए, क्योंकि अगर आपने इससे अपनी वेबसाइट को अटैच कर दिया तो पूरे पूरे चांसेस है कि आपकी जो वेबसाइट की इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। क्रॉलिंग क्या होता है कि जब कोई भी वेबसाइट को गूगल खोजने की कोशिश करता है, उसको क्रॉलिंग कर देता है। जब वो क्रॉलिंग अचीव कर देता है और इंडेक्स हो जाता है, इंडेक्स का मतलब क्या कि आपका पेज है वो रैंक हो सकता है, ठीक है। तो रैंक हो सकता है या गूगल सर्च रिजल्ट्स पे शो हो सकता है, तो उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इन क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग अचीव करने के लिए भी, जल्दी अचीव करने के लिए गूगल सर्च कंसोल का डाउनलोड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला है सर्च इंटेंट। तो देखिए, जब भी कोई, हमने क्वेरी के बारे में बात कर ली, ठीक है, बट अगर कोई यूज़र है या उसको यू नो वो एक पर्टिकुलर क्वेरी को टाइप करता है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशनल है, क्या वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई कमर्शियल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, नेविगेशन या ट्रांजैक्शनल, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सर्च इंटेंट एसईओ क्या होता है कि आप अगर कोई यूज़र क्वेरी टाइप करता है तो उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ों को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक कीवर्ड को टाइप करेंगे गूगल सर्च रिजल्ट में जिसका नाम है बैकलिंक चेकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे टाइप करेंगे। पहले मैं यहाँ पे जो हमने कुछ पेजेस खोले हैं उसको मैं बंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बैकलिंक चेकर। जब मैं यहाँ पे बैकलिंक चेकर नाम का कीवर्ड टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मोस्टली हमें ये देखिए, फ्री बैकलिंक चेकर बाय Ahrefs, फ्री बैकलिंक चेकर विद न्यू होस्टलिंग डाटा, फ्री बैकलिंक चेकर टूल। तो मोस्टली यहाँ पे टूल्स के बारे में बताया जा रहा है जिसकी मदद से हम फ्री बैकलिंक्स ले सकते हैं, ठीक है। ये तो बैकलिंक चेकर के इस ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक बैकलिंक चेकर के बारे में बताया गया है, ये भी एक टूल है। तो आप खुद सोचिए कि अगर इस कीवर्ड पे मोस्टली लोगों को क्या इंटेंशन है, तो जब लोग ये वाला जो एक कीवर्ड टाइप करते हैं तो उसका मोस्टली क्या ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा है कि उनका सर्च करने का इंटेंट क्या है, वो बेस्ट एक टूल ढूंढ रहे हैं जिसके जरिए वो एक बैकलिंक ढूंढ सके। अगर इस कीवर्ड को यूज करके मैं एक ऐसा आर्टिकल लिख दूं जैसे टॉप 10 बेस्ट बैकलिंक टूल्स, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि इस वो उनका जो लोग इसको सर्च करें वो उनका इंटेंट है ही नहीं। इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करने का लोगों का मोटिव यही है कि वो एक बैकलिंक टूल ढूंढना चाहते हैं जिसकी वजह से वो बैकलिंक बिल्ड कर सके। वो ये नहीं ढूंढ रहे कि बेस्ट बैकलिंक चेकर कौन सा है। अब हम इसी पे एक और कीवर्ड यूज करेंगे जैसे बेस्ट बैकलिंक चेकर। तो यहाँ पे वो क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हमें आर्टिकल्स मिल रहे हैं कि बेस्ट बैकलिंक चेकर्स कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वो सेम चीज़ मिल गई, बट मोस्टली अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहला आर्टिकल हमें डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट बैकलिंक टूल्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसी है 10 बेस्ट पे। और अगर मैं यहाँ पे इस कीवर्ड को यूज करके अपना कोई बैकलिंक टूल डाल दूं, ठीक है, बैकलिंक बनाने वाला टूल डाल दूं, को वो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इस कीवर्ड को टाइप करने के पीछे लोगों का क्या इंटेंट है कि वो बेस्ट बैकलिंक चेकर्स के बारे में या बेस्ट बैकलिंक टूल्स के बारे में यू नो जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्च इंटेंट। उसके बाद हम आएंगे ऑल्ट टेक्स्ट पे।
तो ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि देखिए जैसे कि मेरा ये ब्लॉग है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है मेरी, ये देखिए ये इमेजेस, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग ब्लॉग देख रहे होते हैं उनको पिक्चर नज़र नहीं आ रही होती है, उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट नज़र आता है, उसको हम ऑल टेक्स्ट बोलते हैं। अगर आपको ऑल टेक्स्ट इंसर्ट करना है अपनी ब्लॉग में, तो आप यहाँ पे ऐसे जा सकते हो रिप्लेस, और यहाँ पे आप ऑल टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऑल टेक्स्ट में क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑल टेक्स्ट लगा सकते हो अपनी पिक्चर में, ठीक है। और अगर आप कोई नई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो नीचे आपको ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसके ज़रिए नया एक ऑल टेक्स्ट वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इससे भी आपके एसईओ के इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नई इमेज ऐड कर रहा हूँ, तो इमेज पे जाऊँगा, मीडिया लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आप इसको चूज़ कीजिए और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट लिख दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए इस ऑल टेक्स्ट में, और ठीक है। तो ऐसे आप ऑल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, बट एक ऑल टेक्स्ट को कैसे लिखना है और उसमें क्या क्या शो करना है अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इमेज है आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। जैसे कोई इमेज है उसमें अगर विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है तो आप उसमें स्पेसिफिकली बताइए कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हुए उसकी इमेज है, ठीक है। दूसरा कि आपका जो ऑल टेक्स्ट है 125 कैरेक्टर से कम हो, ठीक है। और कभी भी इस चीज़ से अपनी जो ऑल टेक्स्ट है उसको ये शुरुआत ना कीजिए जैसे पिक्चर ऑफ, इमेज ऑफ, इससे भी आप बचिए। हमेशा कीवर्ड्स यूज़ कीजिए अपनी अपनी जो और टेक्स्ट में, उसमें आप कीवर्ड्स यूज़ कीजिए, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि आप बिल्कुल ही उसमें कीवर्ड स्टफ कर दो, ऐसे नहीं, बट ऐसा लगे जैसे मेरे को पहला कि उस चीज़ वर्ड की उस टाइम पे ज़रूरत है, ठीक है। और हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने की कोशिश कीजिए, नीचे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग एरर मत कीजिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कीवर्ड को क्रैम मत कीजिए, और हर एक इमेज पे ऑल टेक्स्ट मत ऐड कीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई ब्लॉग है, ठीक है, जैसे ये आपका ब्लॉग है, इसकी हर एक इमेज में आप ऑल टेक्स्ट ऐड मत कीजिए, जैसे अब इसमें भी ऐड कर दो, इस वाले में भी ऐड कर दो, सब में ऐड कर दो, उस चीज़ से आपको बचना है। और आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप सारी इमेजेस पे ऑल टेक्स्ट ना ऐड करें, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है, मैं एक बार बैटरी चेक कर लूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, तो ठीक है, तो ये है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। तो यूआरएल जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब मैंने आपको स्लग के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको यूआरएल के बारे में भी बताया, ठीक है। तो ये एक यूआरएल होता है किसी, तो एक यूआरएल की एक अनॉटमी है, मतलब ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है किसी भी यूआरएल का, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ये जो चीज़ है नीचे ग्रीन कर रखी है, ये एक यूआरएल है, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले होता है इसमें प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको लेने के लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट में क्या हो जाता है कि अगर आपका एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल से आपकी जो वेबसाइट है उसके आगे एचटीटीपीएस लगा होता है, तो इसका मतलब है आपकी जो वेबसाइट है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। उसके बाद आ जाता है डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डोमेन नेम, ठीक है। तो ये दूसरे वाला, तो ये वाला जो पहला पार्ट होता है ये चेंजेबल होता है, ठीक है। इसकी जगह आप कोई, जैसे ये देखिए डोमेन 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, देखिए जैसे ये देखिए ये वाला जो पूरा है ये डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये टॉप लेवल डोमेन है, लास्ट वाले को जो होता है इसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, इसको एसडीएल बोलते हैं, ठीक है। एसडीएल या एसएलडी इसको बोलते हैं। और जो सबसे पहले वाला होता है, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें सब डोमेन ऐड कर सकते हैं। सब डोमेन का क्या मतलब होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा है, आपका एक ब्लॉग है या आपकी वेबसाइट है जो कि ये समझाती है कि आप कैसे एसईओ को अच्छे से अचीव कर सकते हो, बट वहीं आप ये भी चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका एक सपोर्ट पेज हो जो कि लोगों को, जो उनको प्रॉब्लम्स आती है आपके पेज के रिगार्डिंग, उसको आपको कि वहाँ पे बताएं, ठीक है। तो उसके लिए आप सब डोमेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए एसईओ स्टार्टर गाइड द बेसिक्स, ठीक है। तो ये पेज आपको एसईओ स्टार्टर गाइड के बारे में बता रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर पेज है ये उसका सपोर्ट पेज है, और ये दिखाने के लिए उसने यहाँ पे सबसे पहले एक सब डोमेन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो सब डोमेन का काम ये होता है कि आपके जो यूज़र है उसको आपकी जो वेबसाइट है उसके डिफरेंट पार्ट्स की तरफ गाइड करना, और डिफरेंट
पार्ट्स के बारे में बताना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप यूआरएल को समझते हो, आप देख के ही समझ जाओगे कि ये एक सपोर्ट पेज है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक है। तो ये हो गई सब डोमेन की बात, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है स्लग। तो स्लग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो और जो पार्ट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो अदर देन स्लग, तो स्लग में मैंने आपको क्या बताया था कि मोस्टली आप चूज कीजिए अपना कीवर्ड, ठीक है। कोई डेट मत यूज़ कीजिए, और हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो स्मॉल लेटर्स में हो, ठीक है। बट इसके अलावा और जो एसईओ कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसको आप कर सकते हैं, देखिए आप कीवर्ड रेपिटेशन मत कीजिए, HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ कीजिए, सब डोमेन्स का यूज़ कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप डेट्स मत यूज़ कीजिए अपने स्लग में या अपने यूआरएल में। और एक अच्छा डोमेन नेम चूज़ कीजिए, ठीक है। डोमेन नेम ऐसा हो जो कि आपके प्रोडक्ट या निच या आपकी जो कंपनी है उसके साथ रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर किसी यूआरएल का, ठीक है। उसके बाद हम जिस चीज़, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि डोमेन नेम होता है ये, ठीक है। तो इसको मैं एक और बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम इज एन आइडेंटिफाइंग स्ट्रिंग दैट डिफाइंस डोमेन नेम, वेबसाइट कर देते हैं। देखिए टॉप लेवल डोमेन होता है जो लास्ट वाला, जैसे .com, सेकंड लेवल डोमेन है ये वाला, ठीक है। और फर्स्ट वाले में आप अगर चाहें तो सब डोमेन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम मोस्टली एक वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है। और ये बेसिकली एक एड्रेस होता है जो कि लोगों को आपकी वेबसाइट की तरफ गाइड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना जो डोमेन नेम है उसको टाइप करता हूँ, ठीक है। तो cosmeticsadda.in मेरा डोमेन नेम है। तो इसके ज़रिए देखिए मैं अपनी सारी वेबसाइट के ब्लॉग्स और दूसरी जो आर्टिकल्स है उस तक पहुँच गया हूँ। तो ओवरव्यू अगर मैं आपको दूँ तो जो डोमेन नेम होता है वो एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का। तो अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे और जो कि बहुत ज़रूरी है वो है पोगो स्टिकिंग। तो पोगो स्टिकिंग क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पोगो स्टिकिंग टेक्स प्लेस व्हेन यूजर सर्च क्लिक ऑन अ साइट बट देन क्विकली क्लिक बैक टू द एंड देन क्लिक बैक टू द रिजल्ट्स पेज एंड देन क्लिक ऑन अनदर। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर, जैसे आप गूगल सर्च रिजल्ट में आए हो, आप यहाँ पे इस ब्लॉग पे क्लिक करते हो, ठीक है। आप इसको पढ़ते हो बट आपको ये जो ब्लॉग है इतना अच्छा नहीं लगता, तो आप इसके पीछे जाते हो और आप इससे अगला ब्लॉग क्लिक करते हो, तो इसको पोगो स्टिकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पोगो स्टिकिंग कहते हो, ठीक है। देखिए ये मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। जब हम एक ब्लॉग में जाते हैं फिर बैक क्लिक करते हैं फिर दूसरे को सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखिए जब हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉग में जाते हैं बैक क्लिक करते हैं फिर हम किसी दूसरे ब्लॉग को क्लिक करते हैं तो उसको हम पोगो स्टिकिंग कहते हैं। ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि जब गूगल ये देखता है कि जो ब्लॉग है उस आपका जो ब्लॉग है उसको पढ़ के जो यूज़र है वो बैक गया और दूसरे ब्लॉग में गया, तो वो उसको ये चीज़ पता लग जाती है कि उसको जो चीज़ चाहिए थी वो यूज़र को मिली नहीं है, वो कस्टमर को मिली नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ से गूगल ये अंदाज़ा लगा देता है कि शायद आपका जो आर्टिकल है, जो आपने ब्लॉग लिखा है, वो इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है और लोगों को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ का नुकसान क्या है कि आपका जो पेज है वो डाउन रैंक भी हो सकता है और आपका ट्रैफिक भी कम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो आर्टिकल या कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रखें, ठीक है। अगली चीज़ हम बात करेंगे जिसके बारे में वो है बाउंस रेट। तो बाउंस रेट क्या होता है? ये पोगो स्टिकिंग की तरह नहीं होता बट डिफरेंट होता है उससे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए बाउंस रेट में होता है कि देखिए द परसेंटेज ऑफ विजिट इन योर वेब पेज वेयर ओनली वन पेज वाज व्यूड व्हेन वी से बाउंस वी मीन दैट व्यूज ऑफ द लैंडिंग पेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोगो स्टिकिंग में क्या होता था, आपके ब्लॉग में लोग गए बैक आए फिर दूसरे ब्लॉग की तरफ गए। इसमें डिफरेंट है ये, इसमें क्या होता है कि लोग आपके ब्लॉग में आए बैक गए और उनने फिर सर्च रिजल्ट में कुछ और टाइप कर दिया, ठीक है। वो दूसरे ब्लॉग की तरफ नहीं गए, उसको हम बाउंस रेट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि
गूगल को ये लगता है कि उनको शायद अपना जो कंटेंट चाहिए था लोगों को वो नहीं मिला, जैसे पोगो स्टिकिंग में, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें भी आप सिमिलरली जैसे पोगो स्टिकिंग में मैंने आपको इम्प्रूवमेंट करने के तरीके बताए, आप वो बाउंस रेट को अवॉइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बाउंस रेट ना हो उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट बाउंस रेट आप एक याद रखना पोगो स्टिकिंग से कम डेंजरस है, ठीक है। अब हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि एक जो बाउंस रेट है वो कितना बुरा हो सकता है हमारे एसईओ के लिए या हमारे पेज के लिए। तो एक जो देखिए, इफ योर गोल इज फॉर यूजर्स टू ब्राउज मल्टीपल पेज ऑफ वेबसाइट देन अ हाई बाउंस रेट इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम्म तो अगर यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हो, अगर आपका बाउंस रेट हाई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मे बी आपका जो कंटेंट है वो आपके जो साइट विजिटर्स हैं उनके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आपका एक गोल है कि आपकी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स या पेजेस को आपके जो कस्टमर है वो देखें, तो अगर आपका बाउंस रेट हाई है तो बहुत कम चांसेस हैं कि लोग आपके सारे वेबसाइट या पेजेस को पढ़ें, अगर आपका एक हाई बाउंस रेट है, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ यू हैव अ साइट वेयर पीपल ओनली नीड टू विजिट वन पेज देन हाई वन कुड बी पर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप चाहते हो कि लोग सिर्फ एक ही पेज को विजिट करें, तो फिर एक हाई बाउंस रेट होना कोई एक बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हाई बाउंस रेट की बात। उसके बाद हम बात करेंगे डोमेन अथॉरिटी की। तो डोमेन अथॉरिटी क्या होता है कि देखिए, ये ये चीज़ ना तो गूगल अकाउंट में लेता है ना तो कोई एसईओ की टेक्निक, ठीक है। तो जो डोमेन अथॉरिटी है वो डेवलप किया है मॉज ने, ठीक है। और ये एक वेबसाइट को या एक ब्लॉग को देख के ये प्रिडिक्ट कर देती है कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं इसके गूगल सर्च रिजल्ट में रैंक होने के, ठीक है। तो मोस्टली जो डोमेन अथॉरिटी स्कोर होता है वो 1 to 100 के बीच में होता है, और जितना ज़्यादा आपका डोमेन अथॉरिटी स्कोर होता है उतना ही ज़्यादा लाइकली है कि आपकी वेबसाइट जल्दी जल्दी रैंक करेगा। जैसे अगर 50 to 60 के स्कोर को अच्छा माना जाता है और उससे ऊपर 70 80 या 90 उसको और भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये मॉस के द्वारा डेवलप किया गया है, बट बहुत इफेक्टिव है। बट अगर आप यहाँ पे देखिए, डोमेन अथॉरिटी इज नॉट अ गूगल रैंकिंग फैक्टर एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन SCRPs, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ मॉज देख के आपको बता देता है कि ये आपका अगर डोमेन अथॉरिटी स्कोर अच्छा है तो मॉज आपको ये बताया था कि इसके कितने चांसेस हैं आगे रैंक करने के, ठीक है। टॉप 10 में या टॉप 20 में वो आपके डोमेन अथॉरिटी स्कोर को देख के बता देता है, बट गूगल इस चीज़ को अकाउंट में नहीं लेता। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं डोमेन अथॉरिटी एक प्रिडिक्शन है जो कि मॉज कर देता है आपके पेज के बारे में कि वो कितना अच्छी तरीके से लिखा गया और कितने ज़्यादा के चांस है उसके आगे रैंक करने का, ठीक है। तो मॉज अगर आप खरीदना इसको चाहते हो तो आप मॉज टू की वेबसाइट पे जाके इसको खरीद सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी जो डोमेन अथॉरिटी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपके जो बैकलिंक्स हैं, ठीक है, आपके इंटरनल लिंक्स हैं या एक्सटर्नल लिंक्स हैं या जो बैक लिंक्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और किसी ऐसी वेबसाइट से ना हो जो कि किसी स्पैमी वेबसाइट से। और जो चीज़ आप कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि आप अपना जो कंटेंट है आप उसको अच्छा कीजिए, अच्छी इमेजेस ऐड कीजिए और लिंक्स ऐड कीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन को सही रखिए, टाइटल को सही तरीके से यूज़ करिए। जो पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए अगर आप उनको यूज़ करोगे तो आपका डोमेन अथॉरिटी स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है कि एक डोमेन अथॉरिटी चेंज क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, अगर आपकी कोई लिंक प्रोफाइल है, ठीक है, योर लिंक प्रोफाइल ग्रोथ हैज़ नॉट बीन कैप्चर्ड इन आवर, सबसे पहली पॉइंट हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक डोमेन अथॉरिटी को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बहुत प्ले करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मैट्रिक्स और कैलकुलेशंस होती हैं। तो एक एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ आना कि एक डोमेन अथॉरिटी नीचे क्यों आ गई या ऊपर क्यों चली गई उस पर कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसको प्रोडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि एक डोमेन अथॉरिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मैट्रिक्स और कैलकुलेशंस को
देखा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द हाईएस्ट अथॉरिटी साइट्स। जी देखिए, जो हायर अथॉरिटी साइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कोई साइट है, ठीक है, उसने शुरू से ही 5-6 साल में बहुत सारा ब्लॉग्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे और गूगल पे बहुत ज़्यादा हाई रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी साइट्स के पास जो लिंक्स होते हैं, बैक लिंक्स, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स की जो डोमेन अथॉरिटी वो ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाती है और सर्च कर जाती है, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसी जगह से लिंक्स लिए हैं जिसका कि गूगल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जैसे किसी स्पैमी वेबसाइट से, किसी लो डायरेक्टरी से, तो आपकी जो रैंकिंग होती है वो या तो नीचे आ जाती है या उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि गूगल रैंकिंग हमेशा ही एक अच्छी वेबसाइट से, अगर आपने बैकलिंक लिए हैं उसको ही, या ब्लॉगर से लिए हैं उसको ही कंसीडर करती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वी क्रॉल्ड मोर और फ्यूअर ऑफ योर लिंकिंग डोमेन्स। और देखिए, एक और हो सकता है कि जैसे आपके जो लिंक्स हों या आपके ब्लॉग हो, अब वो कम क्रॉल हो रहा हो गूगल के द्वारा एज कम्पेयर टू पहले, उसकी वजह से भी डोमेन अथॉरिटी आपकी चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी जो वेबसाइट है उसको क्रॉल नहीं किया जा रहा, आपके लिंक्स को क्रॉल नहीं किया जाता, अगर क्रॉल नहीं हो रहा तो आपके पेज इंडेक्स भी नहीं होंगे और रैंक भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो आपके आर्टिकल्स या ब्लॉग्स होंगे वो भी कम होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, और इसके वजह से भी आपकी जो डोमेन अथॉरिटी होगी वो नीचे आ सकती है, ठीक है। तो गाइज ये तो मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स की बात कर ली है, मेन पॉइंट्स की। कुछ पॉइंट्स मैं नहीं बताए जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी डोमेन अथॉरिटी की बात। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा पेज अथॉरिटी। तो जो हमने डोमेन अथॉरिटी की बात की, अब हम पेज अथॉरिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्कोर भी मॉस के द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें हमें एक पर्टिकुलर पेज या ब्लॉग या वेबसाइट के बारे में बताया जाता है। जैसे डोमेन अथॉरिटी हमें अपनी पूरी वेबसाइट का स्कोर बताती है, ये हमें एक स्पेसिफिक पेज का बताती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ जाऊँ और मैं एडिट पोस्ट में जाऊँ और फिर बैक जाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लीव करके, आप यहाँ पे देखिए डोमेन अथॉरिटी स्कोर इन सारे ब्लॉग्स को चेक करके हमें एक स्कोर देगी, ठीक है। इन सारे ब्लॉग्स को अकाउंट में लेगी और ये चेक करेगी ये ब्लॉग्स या पोस्ट या आर्टिकल्स कितने अच्छे हैं, उस हिसाब से हमें डोमेन अथॉरिटी स्कोर देगी। बट पेज अथॉरिटी में वो हमें एक पर्टिकुलर पेज के बारे में स्कोर देगी, जैसे सिर्फ इस पेज का या इस पेज का, वो सारी वेबसाइट को अकाउंट में नहीं लेती, ठीक है। इसका स्कोर भी 1 to 100 होता है और जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। 50 to 60 के बीच में गुड और उससे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट उसका ये कि पेज अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम अवर वेब इंडेक्स एंड टेक्स इनटू अकाउंट डजन्स ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को लिया जाता है। जैसे मैंने को पहले बताया, आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कितने वर्ड्स का आर्टिकल आपने लिखा है, कितने बैकलिंक्स या और लिंक्स, इंटरनल एक्सटर्नल बैकलिंक्स यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, इमेजेस कितनी, तो ये सारे फैक्टर डिटर्मिन करते हैं आपकी पेज अथॉरिटीज़ को, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया कैसे जाता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको 100 पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका जो स्कोर है वो 20 to 30 बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बट 70 to 80 मतलब 60 के बाद आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपना जो स्कोर है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो इसीलिए, और एक और चीज़ है कि ये लोग कॉन्स्टेंटली अपना जो एल्गोरिदम है जो कि ये डिटर्मिन करता है कि पेज अथॉरिटी का स्कोर कितना है, उसको ये लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम को उसको चेंज करते रहते हैं। तो इसके लिए आपके जो पेज है उसमें भी आपको फ्लक्चुएशंस, आपके जो पेज का स्कोर है उसको आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये टाइम एंड टाइम अगेन अपना जो तरीका है स्कोर को कैलकुलेट करने का उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एसएसएल सर्टिफिकेट की। तो एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एक एसएसएल सर्टिफिकेट किसी भी वेब होस्टिंग से खरीदते हो, ठीक है, फ्री में या पैसे देकर, तो वो आपको एक HTTPS प्रोटोकॉल दे देती है। तो HTTPS प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉक का साइन और HTTPS, इसका मतलब ये है कि हमारी साइट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। बट जो साइट्स इसको नहीं खरीदती वो अनसेफ होती हैं और अनसिक्योर होती हैं, ठीक है, और पूरी तरह से चांसेस होता है वहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी हो, जैसे हैकिंग वगैरह हो जाए, ठीक है। तो एसएल सर्टिफिकेट की मदद से हम अपनी साइट को HTTPS प्रोटोकॉल देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो वेबसाइट होती है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स के एसएसएल सर्टिफिकेट्स कौन से होते हैं? सबसे पहला है मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट। दिस सर्टिफिकेट्स पर्पज इज टू कंप्लीट द ऑपोजिट ऑफ, एक मिनट, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो है सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता लग जाता होगा कि ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट एक सिंगल डोमेन के लिए होता है, ठीक है। उस डोमेन के अंदर या उस वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस होता है ये उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। बट अगर उसमें उसका कोई सब डोमेन है, ठीक है, उस चीज को ये प्रोटेक्शन नहीं देता, ठीक है। देखिए देखिए फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एसएसएल सर्टिफिकेट फॉर द डोमेन kinsta.com, बट अगर उसका ही एक सब डोमेन है, ठीक है, जैसे देखिए, तो इसने सारे उसके पेजेस, ठीक है, जो कि इस डोमेन से रिलेटेड है, वो सारों को कवर कर लेगा। बट अगर इसी वेबसाइट का अगर कोई सब डोमेन है तो उसको नहीं कवर करेगा। जैसे अगर इसका कोई सब डोमेन है mykinsta.com, तो वो इसको कवर नहीं करेगा। मतलब अगर एक वेबसाइट है, उसने सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट लिया है, तो उसके सारे पेजेस को प्रोटेक्ट करेगा, बट उसके किसी सब डोमेन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वाइल्ड कार्ड एसएसएल क्या होता है कि ये सिर्फ सिंगल डोमेन को प्रोटेक्ट करता है, बट ये सब डोमेन्स को भी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इससे अगला क्या है? मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट क्या करता है कि ये वाइल्ड कार्ड एसएसएल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल डोमेन्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, उसको भी पूरी प्रोटेक्शन देगा, दूसरी वाली को भी पूरी प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो इसका हम बोलते हैं मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि एक से ज़्यादा वेबसाइट या डोमेन नेम्स को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। मल्टी डोमेन वाइल्ड कार्ड, ये मल्टी डोमेन वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट कंबाइंस द फीचर, ये दोनों मल्टी डोमेन और वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट्स के फीचर्स को कंबाइन करता है। और ये क्या करता है कि ये एक सिंगल सर्टिफिकेट अगर दो वेबसाइट्स हैं, उनके सारे पेजेस को भी प्रोटेक्शन देता है और उनके सब डोमेन्स को भी। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दो जो एसएल सर्टिफिकेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएल सर्टिफिकेट्स का एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले हम सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट की बात करेंगे। इसका सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये है कि ये बहुत अफोर्डेबल है यूज़ करने के लिए, ठीक है, और सारे पेजेस को कवर कर लेता है ये, ठीक है। एक ओनली सेटबैक इसका है कि हम सब डोमेन, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये उसको सिक्योर नहीं करता। वाइल्ड कार्ड एसएसएल का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपेंसिव तो होता ही, इसका डिसएडवांटेज है, बट ये एक सारे डोमेन से रिलेटेड पेजेस को और उनके सब डोमेन्स को प्रोटेक्शन दे देता है, ठीक है। बट अगर कोई और वेबसाइट है, ये उसके सब डोमेन्स को प्रोटेक्शन नहीं देता। मल्टी डोमेन एसएल सर्टिफिकेट का क्या मेन एडवांटेज है कि ये मल्टीपल डोमेन्स को, मल्टीपल वेबसाइट्स को प्रोटेक्शन देता है। और ये चाहे एक्सपेंसिव, बट ये जो उनके साथ सब डोमेन्स होते हैं, ये जो, जैसे अब देखिए, ये दो डोमेन्स या वेबसाइट्स को प्रोटेक्शन देता है, एक्सपेंसिव है, बट ये उसके साथ साथ उनकी जो जैसे हम कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें, हाँ, तो मोस्टली इसका यही एडवांटेज है कि ये दो डोमेन्स को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। चाहे एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव होने के बावजूद ये एक से ज़्यादा वेबसाइट को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद आप कौन से एसएसएल सर्टिफिकेट बेस्ट है यूज़ करें? अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है तो आप एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो एक सिंगल डोमेन है। बट आपका अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप, और अगर आपके पास बजट है तो आप वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो आप तो आप ये दो सर्टिफिकेट्स यूज़ कर सकते हो अपनी यूजिंग के हिसाब से, ठीक है। तो गाइज़, ये तो मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग एसईओ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।